Welcome back. नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग का ये सब तरीका है जो अभी तक बताएं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग केवल इतना ही पे खत्म नहीं हो जाता है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमें वेब प्रेजेंस बनाना होगा। हमने प्रचार तो कर दिया कि हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, जो कि जनरली एडवर्टीजमेंट होता है वो शॉर्ट फॉर्म में होता है। हम ये दे रहे हैं, हम इस तरीके की चीज दे रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट ये है और ये इस काम में आता है। लेकिन जनरली पब्लिक खरीदने से पहले उसका डिटेल्स जानना चाहती है। कोई भी चीज, अगर हम एक मोबाइल ही खरीदते हैं, कोई कंपनी, मान लो कोई एबीसी कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है एबीसी मोबाइल, वो एबीसी मोबाइल के नाम से मार्केट में दे रही है। हम आज नाम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन वो फीचर जितना बता रही है और जिस प्राइस में दे रही है, हम उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं। ये तो एक कॉमन ये सी बात है, कोई भी जानना चाहेगा उसके बारे में फीचर डिटेल रिव्यू, ताकि वो उसका प्रोडक्ट खरीदे। सेम चीज हमारे साथ है। हम भी कोई चीज अगर, ठीक है, एडवर्टाइज कर रहे हैं, या फेसबुक पे कर रहा हूँ, यूट्यूब पे कर रहा हूँ, या गूगल पे कर रहा हूँ, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जब हम कर रहे होते हैं तो उसके बारे में डिटेल भी हमें बताना होता है। एडवर्टाइजमेंट सिंपली मीडियम है कि हम उस यूजर तक पहुंचे, उसको दिखाए, उसको अगर पसंद आया तो उसने उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करके जाएगा कहाँ? तो कोई एक जगह होनी चाहिए जहां उसे हम डिटेल दिखाएं, है ना। अब ये डिटेल दिखाने के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेसेस हैं जो कि फ्री में भी अवेलेबल हैं। सिंपल सी बात है, फेसबुक पे जाइए, आप अपना पेज बनाइए और उसमें अपने प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स को डालिए, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है वो यूजर फेसबुक पे हूं ही नहीं, तब तो दिक्कत है। तो फिर हम किसी लोकल सर्च इंजन का यूज करें। लोकल सर्च इंजन में अगर बात करें तो इंडिया मार्ट हो जाता है, या जस्ट डायल हो जाता है, इस तरह का लोकल है। इससे भी काम चला सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसके अलावे भी और मीडियम हैं। हाँ, तो हमें डिटेल भी यूजर को बताना है, जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो उसका डिटेल। और उसका डिटेल बताने के लिए हमारे पास बहुत सारा तरीका हो सकता है, जिसमें कि हम अगर फ्री मीडिया की बात करें तो हमारे पास पहला था, नहीं, इंडिया मार्ट, दूसरा जस्ट डायल। लेकिन इसके अलावे एक तीसरा नेटवर्क अवेलेबल है जो कि जनरली लोगों को पता नहीं है। लोग क्या करते हैं, जस्ट डायल को पैसे देते हैं और फिर एडवर्टीजमेंट करवाते हैं। लेकिन किसी कोई, अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि जस्ट डायल का अपना कोई सर्च इंजन नहीं है, वो खुद एक वो लोकल सर्च इंजन है। अधिकतर आदमी जो ब्राउजर में या इंटरनेट पे कुछ सर्च करने आता है, वो कहाँ सर्च करता है? सिंपल ब्राउजर खोलता है, ब्राउजर में कुछ लिखता है और सर्च करता है। उसे ये नहीं पता कि वो कहाँ सर्च कर रहा है। ब्राउजर आज का इंटेलिजेंट है, ऑलरेडी उसमें पहले से, जिस समय हम मोबाइल खरीदते हैं, जिस समय सॉफ्टवेयर मोबाइल कंपनी इंस्टॉल करती है, उसी समय ये डिसाइड कर देती है कि डिफॉल्ट सर्च इंजन क्या होगा। बाद में हम बदल सकते हैं, डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल ना रख के हमें बिंग रखना हो तो हम रख सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट सर्च इंजन पहले से है। तो हम ब्राउजर खोलते ही अगर सर्च करते हैं तो वो किसका यूज करता है? डिफॉल्ट सर्च इंजन का। सर्च इंजन एक ऐसा इंटरनेट के ऊपर प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल कंटेंट में जाके हमारे क्वेरी को ढूंढता है और रिलेटेड वेबसाइट को हमारे सामने अपीयर करता है, जिसमें जस्ट डायल भी अपीयर होता है। मतलब कि जस्ट डायल खुद सर्च में अपीयर होता है। इसी तरह इंडिया मार्ट खुद अपीयर होता है सर्च इंजन के रिजल्ट में। यानी वो सिंपली एक लोकल सर्च इंजन है जो कि अपने कमाने खाने का अपना एक अलग जरिया बनाए हुए है, लोगों को कन्विंस करना, ताकि आप हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको आप हमारे साथ लिस्ट कीजिए। हमारे पास जितने भी क्वेरी आएंगे उसको हम आपके पास भेजेंगे, जिसके एवज में वो कुछ पैसे लेता है और फ्री लिस्टिंग भी करने देता है। लेकिन जस्ट डायल या इंडिया मार्ट इस तरह के लोकल सर्च इंजन की बात करें तो इनकी पहुंच एक लिमिटेड एरिया में ही है, या इनको एक लिमिटेड यूजर ग्रुप ही जानता है। इसके अलावे हमारे पास
एक और एडवर्टाइजमेंट यानी हमारे प्रोडक्ट का या सर्विस का वेब प्रेजेंस बनाने का एक फ्री मीडियम है, और वो फ्री मीडियम है गूगल का अपना माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस ये लोकल बिजनेस के लिए काफी यूजफुल है। तो गूगल माई बिजनेस का यूज हम कैसे कर सकते हैं और इसके जरिए हम अपना वेब प्रेजेंस कैसे बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसके जरिए हम इंड यूजर यानी ऑडियंस तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसको भी हम आगे बताएंगे। इसके एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि हम कोई कंटेंट डेवलप करें और हम अपने कंटेंट के जरिए यानी हम अपना एक पेज बनाएं जहाँ की कंप्लीट वेबसाइट की तरह हो, वेबसाइट को उसको एडवर्टाइज करें और हर जगह पे उसको दें जहाँ की 3-4 पेज हों, अलग अलग डिटेल्स हो, बहुत ज़्यादा डिटेल हमें लिखना है, अलग तरह के सर्विस के लिए अलग अलग तरह का डिटेल, अलग अलग तरह का पेज। तो सिंपल है, गूगल माई बिजनेस थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी गूगल आपको वेबसाइट बनाने और वेबसाइट होस्ट करने की भी एबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिंपल वेबसाइट बनाना, वेबसाइट पे कंटेंट डालना, उसके अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन डालना और एडवर्टाइज कैसे करेंगे उसका भी फिर हम बताएंगे। यानी एक तीसरा माध्यम हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। चौथा माध्यम है कि हम और अगर टेक्निकल हैं, हम अपना वेबसाइट बना लेते हैं या किसी से बनवा लेते हैं, तो हमारे पास होस्टिंग के लिए जाहिर सी बात है बनाने के लिए हमें पैसे देने होंगे। अगर खुद थोड़े टेक्निकल है तो खुद बना सकते हैं, और बना के हमें होस्ट करना है तो डोमेन हमें चाहिए होगा। वेब प्रेजेंस बनाने के लिए हमें इंटरनेट पे एक यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए होगा जिसे हम डोमेन कहते हैं। abc.com ये एक डोमेन है। ABC डोमेन नेम है, बीच में डॉट सेपरेटर है और लास्ट में .com क्या है, TLD है। अलग अलग आइडेंटिफायर है जिसको हम TLD कहते हैं, .com, .net, .org अलग अलग होता है। चूंकि ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था, लेकिन अगर एक अवेलेबल नहीं है तो कोई भी दूसरा ले लेता है, यानी कि कोई भी हम लेके यूज कर सकते हैं। तो एक हमें डोमेन नेम चाहिए होगा, दूसरा हमें चाहिए होगा होस्टिंग सर्वर। तो होस्टिंग सर्वर भी हमें खरीदना होगा जिसका डोमेन और होस्टिंग इस दोनों का फी हमें हर साल पे करना होगा। तो हम अपने वेबसाइट पे अपना कंटेंट रख सकते हैं और उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो ये एक माध्यम हो गया। यहाँ तक अगर हम पहुंच जाते हैं तो हमारा लगभग एडवर्टाइजमेंट का पर्पस पूरा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसमें और भी चीजें जोड़ सकते हैं। हमने वेबसाइट तो बना लिया, या हमने गूगल पे जाके वेबसाइट बनाया या किसी से बनवा लिया या खुद हमने बना लिया, इट्स नॉट सफिशिएंट। वो सर्च इंजन में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो उसके लिए जरूरत होती है हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, जिसको हम शॉर्ट में SEO कहते हैं। तो क्या ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन केवल वेबसाइट तक लिमिट है? बिल्कुल नहीं। Search engine optimization is not only related to website, it is related to all your content posted anywhere by you. चाहे हम किसी तरह का कंटेंट कहीं भी पोस्ट करते हों, चाहे वो फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हों या हम उसको एडवर्टाइजमेंट के रूप में यूट्यूब पे चैनल बना रहे हों, या ब्लॉगिंग हम जाके अपना कहीं ब्लॉग लिख रहे हों किसी अपने साइट पे या किसी थर्ड पार्टी साइट पे, या गूगल पे जाके फ्री में वेबसाइट बना रहे हों, इन सब में हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है। और SEO क्या है और कैसे काम करता है, इसके लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले सर्च इंजन के बारे में जानें। सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग, याहू, ये सब सर्च इंजन भी है, यानी किसी कंटेंट को खोजने में हमारी मदद भी करता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बेसिक्स के बारे में बताएंगे कि वो कैसे काम करता है, और फिर बताएंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें साइट पे क्या करना होगा, कहाँ कहाँ हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, और कंटेंट हमें कैसे डिजाइन करना है, पिक्चर हमें कैसे डिजाइन करना है, कंटेंट पिक्चर का रेशियो क्या होना चाहिए, या और भी बहुत कुछ। ये हमारा अगला टारगेट होगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हम लोग मार्केटिंग फील्ड को छोड़ के चलेंगे टेक्नोलॉजी फील्ड में। टेक्नोलॉजी फील्ड में जहां हम ABC से कंटेंट डेवलप करना शुरू करेंगे, अपना कंटेंट डेवलप करेंगे, यानी अपना साइट बनाएंगे HTML CSS के जरिए, पहले स्टैटिक फिर बाद में डायनेमिक।
जिसमें बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज के बारे में जानकारी देंगे। अलग अलग लैंग्वेज के बारे में बोले तो जावा स्क्रिप्ट होता है, जावा होता है, PHP है, आज नया लैंग्वेज के रूप में नोड जेएस है, बहुत सारे लैंग्वेज मार्केट में हैं। अगर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करें तो जैसा पहले भी एक बार और बता चुके हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो जिसमें जावा लैंग्वेज है, फ्लटर की बात करें तो डार्ट लैंग्वेज है, आयोनिक की बात करें तो HTML CSS सिंटेक्स को फॉलो करता है और HTML CSS काम भी करता है लेकिन उसका अपना सिंटेक्स होता है। उसके बाद एंगुलर की बात कर लें, एंगुलर भी एक जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, उसका यूज किया जा सकता है। और अंत में स्विफ्ट यानी iOS कोड। इन सारी चीजों के बारे में बताएंगे, जो जहां तक इंटरेस्टेड होंगे वहां तक ज्वाइन करें। पाइथन भी लैंग्वेज है। दरअसल में क्या है कि एक ही काम करने के लिए बहुत सारे लैंग्वेज है। लाइक अगर होटल में हम खाना खाने पहुंचते हैं तो बहुत सारे मेन्यू अवेलेबल हैं, आपकी मर्जी आप क्या चुनते हो, ठीक है, पेट सबसे भरेगा, ठीक है, और हो सकता है पौष्टिक भी सारा ही हो। तो उसी तरह से अगर हम कोई वेबसाइट, कोई सॉफ्टवेयर या कोई मोबाइल ऐप बनाने जाते हैं तो ढेर सारे हमारे पास ऑप्शन हैं। हम पाइथन के बारे में भी बताएंगे। अब बात आती है कि हमें कौन सा लैंग्वेज चुनना चाहिए, इसके पीछे भी बहुत लंबा चौड़ा लॉजिक है। तो जब लैंग्वेज शुरू करेंगे तो कौन लैंग्वेज चुनना चाहिए, कौन सा डेटाबेस चुनना चाहिए, ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई लैंग्वेज कमजोर नहीं होता, कोई डेटाबेस कमजोर नहीं है, सब उतना ही पावरफुल है, ठीक है। अगर हम कहें कि एक साधारण मोटरसाइकिल ले लेते हैं कोई भी जो 40-50 हजार रुपए में आता है, और एक ऐसा मोटरसाइकिल ले लेते हैं जो 5 लाख 6 लाख में आता हो, ठीक है। हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि 5 लाख वाला मोटरसाइकिल जो है वो डेस्टिनेशन तक पहले पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ड्राइवर पे भी तो डिपेंड करता है। बट नॉट ओनली ड्राइवर, ऑल्सो ऑन रोड क्वालिटी, ऑल्सो जैम ऑन द रोड, कितना रोड पर जाम है, ट्रैफिक। तो हम सिर्फ लैंग्वेज चुन के या डेटाबेस चुन के ये नहीं कह सकते हैं कि हमने द बेस्ट चीज चुना है। हम कोई भी लैंग्वेज और कोई भी डेटाबेस लेके एक अच्छी चीज बना सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी सिनेरियो के लिए वो उतना अच्छा ना हो, उससे बेहतर चीजें अवेलेबल हो। तो हम हमारा अगर हम सी जानते हैं, C++ जानते हैं, जावा जानते हैं, या और भी लैंग्वेज की बात कर ले, पाइथन आता है, डार्ट आता है, जावा स्क्रिप्ट आता है, सारे लैंग्वेज, सारा सीखने की जरूरत नहीं है, सबको जानने की जरूरत है। क्यों? हम किसी भी दुकान में जाते हैं एक मोबाइल खरीदने के लिए, ठीक है, हमें एक ही मोबाइल लेना है, तो हम क्या बोलते हैं कि भैया एक मोबाइल निकाल के दो, मैं देखूंगा वही लेके चला जाऊंगा? कभी नहीं कहते। हम सारे कॉम्बिनेशन को देखते हैं, है ना, और उस कॉम्बिनेशन को देखने के बाद एज पर प्राइस कंपेयर करते हैं, उसमें जो हमें अच्छा लगता है वो हम चुन के ले आते हैं, है ना। तो उसी तरीके से लैंग्वेज हमें आना चाहिए। हमें जावा अगर आता है तो हमें C++ भी आना चाहिए, हमें PHP के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, एटलीस्ट उसकी बहुत ज़्यादा डीप नहीं लेकिन उसकी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता होना चाहिए, ताकि अगर कल को हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं तो एज पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट हम ये एनालाइज कर पाए कि इसके लिए ज़्यादा सुटेबल कौन सा लैंग्वेज होगा और किस में हम ईजिली काम कर सकते हैं और अपने पर्पस को ईजिली फुलफिल कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें जानकारी चाहिए। सिर्फ एक के बारे में अगर हम जानते हैं तो सिर्फ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जानेंगे। और बहुत सारा तो ऐसा लैंग्वेज है कि अगर हम जावा में काम कर रहे हैं, सिंपल सी बात, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, हम एंड्रॉयड स्टूडियो में जनरली किस लैंग्वेज में काम करते हैं? जावा। 100% कैपेबल है सारी चीजों को हैंडल करने में। लेकिन आपको अगर C++ आता है तो एंड्रॉयड स्टूडियो में C++ का कोड भी सपोर्ट करता है। हम C++ और C में कोडिंग कर सकते हैं कुछ स्पेशल सर्विसेज के लिए, कुछ स्पेशल यूटिलिटी के लिए। तो सिंपल सी बात है। और रही बात कि अगर हम मार्केट में अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं तो हमें लैंग्वेज की जानकारी तो चाहिए ही। ठीक है, हम किसी भी कंपनी में ज्वाइन करेंगे, हमसे वो एक ही लैंग्वेज में काम करवाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कंपनी अगर बहुत बड़ी है तो हो सकता है कि उस लेवल के कंपनी में काम करते करते उसी लैंग्वेज में हमारा जिंदगी खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें टॉप लेवल कंपनी को केवल अगर हम छोड़ देते हैं, यानी लेवल ए की कंपनी को अगर हम छोड़ देते हैं, लेवल बी और सी लेवल की कंपनी की बात करें तो वो मल्टीपल लैंग्वेज में काम करती है। रीजन नंबर 1 कि उसको डेवलपर डायनेमिक मिलते हैं। आज उसके पास अगर सी के डेवलपर है तो वो सी में काम करेगा, आज उसके पास जावा के डेवलपर है तो अगला प्रोजेक्ट जावा में बना देगा। रीजन नंबर 2, बहुत बार ऐसा
होता है कि इंड यूजर जो प्रोजेक्ट बनवा रहा है या जो प्रोडक्ट बनवा रहा है वो स्पेसिफिकेशन देता है कि हमें इसी लैंग्वेज में बना के चाहिए। हो सकता है उसके पास उस लैंग्वेज की थोड़ी जानकारी हो, वो बना नहीं सकता हो, लेकिन फर्दर वो मेंटेन खुद कर लेना चाह रहा हो, ये रीजन। या अधिकतर ये होता है मार्केट में, आज के वर्ल्ड में अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरर अलग होता है, मार्केटिंग कंपनी अलग होती है 99% केस में। बहुत कम ऐसा केस है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वही मार्केटिंग भी कर रहा है। तो मार्केटिंग पर्सन कोई और है, उसने मार्केटिंग की, बंदे से बात कर ली और उसने सॉफ्टवेयर कंपनी को ऑर्डर दे दिया कि भैया अब ये बनाना है और इस लैंग्वेज में ही बना के देना है, यानी आउटसोर्सिंग होती है। और जब भी आउटसोर्सिंग होती है तो एक कंपनी दूसरे कंपनी को ऑर्डर देता है भाया किसी तीसरे कंपनी, तो वहां भी वो स्पेसिफिकेशन देता है हमें इसी डेटाबेस में काम चाहिए, हम इसी जावा में, हम जावा में ही काम करेंगे, भैया हमें ये प्रोजेक्ट चाहिए लेकिन पीएचपी में ही चाहिए। हो सकता है वो कंपनी पीएचपी में काम करती हो, उसके पास डेवलपर का अभाव हो तो 2 प्रोजेक्ट के लिए आउटसोर्स कर रहा हो, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब है कि एक लैंग्वेज कितनी कैपेबिलिटी रखता है। हम कोई भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, चाहे सी में काम कर रहे हो या C++ में काम कर रहे हो या जावा में काम कर रहे हो, कोई भी लैंग्वेज कम नहीं होता है। हम हिंदी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, है ना, जन्म लिए और जन्म के 2 साल बाद ही टूटी फूटी हिंदी हम बोलने लगे थे, या कोई भी बच्चा बोलने लगता है, इट्स नॉट ए बिग डील। ठीक है, लेकिन आज अगर हमें कहा जाए कि भैया हिंदी में एक अच्छी सी कविता लिखिए, वैसी कविता जो शायद रविंद्रनाथ टैगोर लिख के चले गए हों, अटल बिहारी वाजपेयी लिख देते हों या हरिवंश राय बच्चन लिख देते हों, वैसी कविता होनी चाहिए। क्या संभव है? हिंदी तो बहुत अच्छी जानते हैं हम। तो भाषा हम जान रहे हैं, भाषा में रमे नहीं है, उस भाषा में कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। इवन कि हमें एक स्टोरी लिखने के लिए कहा जाए, हम स्टोरी सुना देते हैं, पूरी की पूरी स्टोरी हम आपको सुना देते हैं और बोलते हैं इस स्टोरी को अच्छे शब्दों में पिरो दीजिए। हम समझते हैं कि यहाँ कोई भी पर्सन नहीं है जो इतने एबल होंगे कि उसको एक अच्छा शब्द देके एक मतलब इंप्रेसिव स्टोरी बना पाए, नहीं बना पाएंगे। कारण कि हम भाषा के बारे में केवल बेसिक्स जानते हैं, उसके शब्दों के तोड़ मरोड़ को नहीं जानते। और क्या एक आदमी पूरी जिंदगी जीता है केवल हिंदी ही बोलते बोलते, हिंदी सीखता है, जिंदगी भर हिंदी यूज करता है और अंत में मर जाता है, क्या हिंदी उसे पूरी आती है? नहीं। तो भाषा लगभग यही चीज है। तो अगर हम कहें कि कंप्यूटर लैंग्वेज में भी जो लैंग्वेज है वो भाषा है, उसको हिंदी में भाषा कहते हैं, वो भी वही चीज है, तो बुरा नहीं है, लगभग दोनों सेम है। तब है क्या कि हम कभी एक्सपर्ट नहीं बन सकते? ऐसा नहीं है, हम एक्सपर्ट बन सकते हैं। इवन कि हम सीखना शुरू करेंगे और 3 से 4 महीने में एक्सपर्ट हम हैं, लेकिन उसके, अब जैसे हमने कहा कि शब्दों के तोड़ मरोड़ की बात, वो तो हम एक्सपीरियंस के साथ सीखते जाते हैं। ठीक है, एक वर्ड मान लिया कि हम चौथा 5वां क्लास में पहुंचते हैं, एक वर्ड पढ़ते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, अब समझ में नहीं आती किंग कर्तव्य विमूढ़ क्या भला है भाई, तो हम किसी से पूछने पहुंच जाते हैं भैया इसका मतलब क्या होता है। तो उसी वही है, हम लैंग्वेज जैसे 2 साल में हम वो सीखते हैं, वैसे भी हम यहाँ लैंग्वेज सीखेंगे और एक अच्छे लेवल तक सीखेंगे, हम एक्सपर्ट हैं, हमें नहीं मानेंगे नहीं एक्सपर्ट हैं, लेकिन बाकी चीजें, लैंग्वेज का यूज क्या है, कहीं ना कहीं अप्लीकेशन है, उसका यूज करके हम कुछ बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो वो क्रिएट करने के दौरान हम उन चीजों को सीखेंगे और हमारा लेवल हर बार, जितनी बार हम कुछ क्रिएट करेंगे हमारा लेवल इंप्रूव होता जाएगा और हम उसमें खिलाड़ी बनते जाएंगे। अब है कि हम एक लैंग्वेज सीखे, अच्छे लेवल तक सीख चुके हैं, अपना 6 महीना सीखने में बर्बाद कर चुके हैं, बर्बाद नहीं इसको आबाद कहेंगे, आबाद कर चुके हैं, और अब उसमें कुछ प्रोजेक्ट बनाए, उसके पीछे लगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारा लेवल 1 डिग्री तक इंप्रूव हो चुका है और हम अब दूसरा प्रोजेक्ट मिलेगा तो हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि हम उसमें इजिली आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन दूसरा प्रोजेक्ट देने वाले ने कहा कि भैया आपको पीएचपी में काम नहीं करना है, आपको ये चीज जावा में करके देना है। तो एक चीज बता दूं कि जितना भी लैंग्वेज है ऑलमोस्ट बेसिक चीजें सब में सेम है। ठीक है, तो हमें दूसरे लैंग्वेज में, अगर एक लैंग्वेज में हम अच्छा जानते हैं, एक प्रोडक्ट हम बना चुके हैं, तो दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट करने में या उसमें कुछ बनाने में हमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम इजिली उसमें, हम समझते हैं कि अगर 1 महीना अगर सही से अपना फुल टाइम दे देते हैं तो उस लैंग्वेज को उस लेवल तक हम जान जाएंगे कि उसमें भी हम काम करना शुरू कर देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। यानी कि लैंग्वेज सीखना सिर्फ बड़ी चीज नहीं है,
सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी सीख जाना बड़ी चीज नहीं है, यहाँ हर आदमी हिंदी और अंग्रेजी जान रहा है, लेकिन अगर वही 10 लाइन फर्राटे से वो भी क्वालिटी वर्ड के साथ बोलना हो हिंदी ही, तो कितने बोल पाएंगे? बात ये होती है। तो ये रिप्रेजेंटेशन, ऐसे क्या रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं आता तो क्या हमें हिंदी नहीं आती? आती है। हिंदी रोड पर एक रिक्शा वाला जो डेली पैसेंजर ढोता है, वो भी बात करते करते गांव से उठ के आया है, वो अपना क्षेत्रीय भाषा जानता होगा, लेकिन वो भी हिंदी उतना बोल लेता है। एक हिंदी मोटिवेशनल स्पीकर भी स्टेज पे बोल लेता है, और एक हिंदी का कवि होता है जो कविता भी लिख देता है। एक वो जो कविता तो नहीं लिख सकता, लेकिन कहानी में भी ऐसी कहानी, एक साधारण सी घटना को ऐसे एक्सप्रेस करता है जैसे पढ़ने के बाद लगता है हमने उस कहानी को जिया हो, वो हमारे जिंदगी में कहीं रमा हुआ हो, तो वो भी है। तो सिंपली ये रिप्रेजेंटेशन है। तो हमें सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं सीखना है, हमें रिप्रेजेंटेशन सीखना है ना। लैंग्वेज एक लेवल तक, और मेनली रिप्रेजेंटेशन, दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन को एक बार अगर हम सही से समझ जाते हैं तो हमारे लिए सारा लैंग्वेज जो है वो बाएं हाथ का खेल है, किसी को कहीं भी कहीं से भी घुमा सकते हैं। तो लैंग्वेज इज नॉट ए बिग डील, उसके पीछे कंसेप्ट, हमें अंग्रेजी भी आती है, हमें हिंदी भी आती है, फिर हम अंग्रेजी आती है, हम चिट्ठी लिख सकते हैं, लेकिन आज चिट्ठी लिखने के लिए जिसको अच्छा हैंड राइटिंग भी हो और अच्छा अंग्रेजी भी आता हो, वो भी MS वर्ड का यूज कर लेता है, वो भी ग्रामरली का यूज करता है। क्यों? जस्ट ड्यू टू रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन बड़ी चीज होती है, और ये रिप्रेजेंटेशन ही मार्केटिंग का मेन बेस है। यानी रिप्रेजेंटेशन हर जगह मौजूद है, चाहे वो प्रोडक्ट को अपीयर करने में हो, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में हो, वेबसाइट बनाने में हो, या कोई सॉफ्टवेयर बनाने में हो, या कोई एप्लीकेशन बनाने में हो। अपीयरेंस ज्यादा मायने रखता है। अपीयरेंस का मतलब ये नहीं कि वो कितना लाल पीला दिखता हो, ठीक है, कितना क्लीन दिखता हो, कितना यूजर के नजर में एक बार देखे तो वो समझ जाए ये क्या है, कैसा है, ठीक है। एक सिंपल स्ट्रेटेजी मार्केटिंग की अगर बात करें तो मार्केट में हर कोई मूव करता है, किसी भी बहुत बड़े होर्डिंग पर देखोगे एक लाइन से ज्यादा नहीं लिखा हुआ होता है। ऐसा क्यों नहीं करता है, पूरा होर्डिंग भर दे, बहुत सारे टेक्स्ट से पूरा प्रोडक्ट का डिटेल भी लिख दे, क्या है, कहाँ है, कितना पावरफुल है, कितने कंट्री में बेचता है, सारा लिख दे। क्या होगा? उस पर कुछ नजर ही नहीं आएगा, कोई पढ़ेगा ही नहीं, ना कोई उसकी ओर देखेगा, ठीक है। लिखता है एक लाइन और बड़ा सा फोटो डालता है, किसका? विराट कोहली का फोटो डालता है। विराट कोहली आपका फेवरेट है, आप पोस्टर की ओर पलटते हो विराट कोहली को देखने, देखते हो बगल में एक मोबाइल भी है, बस हो गया ब्रांडिंग। आप पलटे थे विराट कोहली के लिए, लेकिन आपने देखा बगल में ओप्पो रेनो का मोबाइल था, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट ये होता है। यानी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हम जिस प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं वो जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट अगले के लिए यूजफुल हो ही, वो उस प्रोडक्ट को देखने नहीं आ रहा है। यानी कि हमें जब भी प्रोडक्ट को का प्रेजेंटेशन देना है तो उसके प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखना है ना। यानी कि पीछे एक अट्रैक्शन होना चाहिए, एक बैकग्राउंड होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। हम अगर वेबसाइट का भी प्रचार करते हैं तो वेबसाइट लिखेंगे www.mywebsite.com, लेकिन पीछे एक इस तरह का कुछ इमेज डालना होगा हमें जो आई कैचिंग लगे, यूजर एक बार देखे कि है क्या, सिंपल केवल देखने के लिए वहां रुके, ठीक है। बस यही इसी चीज को हम बोलते हैं ब्रांडिंग, और सबसे पहला हमारा टारगेट भी होगा ब्रांड प्रमोशन, ठीक है। तो अगले दिन प्रैक्टिकली हम लोग शुरू करेंगे और एक एक करके डिजिटल मीडिया के बारे में जानेंगे और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानेंगे। डिजिटल मार्केटिंग आज हर किसी की जरूरत है, चाहे हम एक सैलून खोल रहे हों, या फिर एक चाय की दुकान खोल रहे हों, या एक बुटीक की दुकान खोल रहे हों, ठीक है। फ्री में या सस्ते में हम मार्केटिंग खुद से कर सकते हैं, कहीं थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ईजी है, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो कि हम बताते चलेंगे। दैट्स ऑल, आज इतना ही रहने दें।